हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। हम क्लास 12th के हिस्ट्री के लेसन का अध्याय 2 राजा, किसान और नगर कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अब तक कंप्लीट हो चुका है। ये इस वीडियो लेसन सीरीज़ का पार्ट 3 है। इस सीरीज़ के अंदर ये पार्ट इस लेसन को कंप्लीट करेगा। आइए चलिए शुरू करते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। तो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम हिस्ट्री के वीडियो लेसन के दूसरे लेसन की वीडियो सीरीज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम दूसरे लेसन के 2 पार्ट अब तक कर चुके हैं। ये इस लेसन का पार्ट 3 है। लेसन का नाम आपको पता ही है, राजा, किसान और नगर है। अब तक हम इस लेसन में वैदिक काल, ब्राह्मी खरोष्टी लिपि क्या है, 16 महाजनपद क्या है, इंपॉर्टेंट महाजनपद क्या है, मौर्य साम्राज्य क्या है, कैसे कैसे वो विकसित हुआ, ये सब चीज़ें हम अच्छे से देख चुके हैं मौर्य साम्राज्य तक। अब हम आज का जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है सबसे पहला दक्षिण के राजा और सरदार। सबसे पहले टॉपिक का जो आज का नाम है उसका नाम है दक्षिण के राजा और सरदार। इस समय भारत में, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में चोल, चेर और पांडे नाम के 3 सरदार राजाओं का और 3 वंशों का क्या था, शासन स्थापित था। इनका हमें उल्लेख तमिल के संगम ग्रंथों में मिलता है। ये लोग भारत के नहीं थे, ऐसा हो सकता है ये लोग दक्षिण भारत में व्यापार करने आए हों, और इनमें से सातवाहन राजा भी माने जाते हैं। ये लोग बाहरी वंश के राजा थे और भारत में अपने इन्होंने क्या किया, वंश स्थापित किया। ये लोग सरदार राजा माने जाते हैं। अब सरदार राजा होते क्या हैं? सरदार राजा वो ताकतवर व्यक्ति होते हैं जो वंशानुगत कई बार नहीं होते। ये अपने ताकत और अपने ऐश्वर्य के हिसाब से युद्ध का संचालन, अपने कबीले का संचालन वगैरह करते हैं, राजस्व वसूलते हैं, उससे अपने कबीले का संचालन करते हैं और अपनी सेना वगैरह स्थायी तौर पर रखते हैं। इस तरीके से सरदार राजा का विकास हुआ है। दक्षिण भारत में हम इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत में किस प्रकार से सरदार राजा क्या थे और सरदार राजाओं का विकास कैसे कैसे हुआ। आगे चलकर ये बड़े स्तर पर इन्होंने बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण किया और बड़े स्तर पर ये बड़े वंशों में से एक बने। तो ये दक्षिण भारत में सरदार राजा का टॉपिक था। आगे चलते हैं हम। अगला जो टॉपिक है वो है दैवीय राजा। कुछ राजाओं ने अपने आप को महान घोषित करने के लिए और साम्राज्य में अपनी स्थिति को ज़्यादा मजबूत करने के लिए अपने आप को दैवीय उपाधि दी। राजा, जैसे सबसे पहले कुषाण राजाओं की बात करते हैं, इन्होंने मथुरा के मंदिरों में देवताओं की मूर्ति के सम्मुख अपनी मूर्ति अर्पित करवाई ताकि लोग देवताओं के समान इनको महान मान सकें। इस प्रकार से कई राजाओं की मूर्तियां हमें मिलती है अफगानिस्तान और कई जगह से। ये लोग अपने आप को दैवीय रूप से विकसित करने के लिए उपाधियां लेते थे, जैसे देवतुल्य, स्वर्गपुत्र, देवानाम प्रिय जैसी कई उपाधियां लेते थे जिससे इनकी तुलना देवताओं के समान जनता करे और इनकी राजा के तौर पर इनकी क्या हो जाए, साम्राज्य में प्रतिष्ठा क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगला टॉपिक देखते हैं इस लेसन का। अगला टॉपिक जो है वो है जनता के बीच राजा की छवि, यानी जनता के बीच राजा की क्या छवि है, जनता के बीच राजा के बारे में जनता सोचती क्या है। देखो, इसके साक्ष्य में कई चीज़ों से प्राप्त होते हैं। कई इतिहासकार जातक कथाओं और पंचतंत्र कथाओं में, पाली भाषा के मौखिक कथाओं में कई लोग लिखते हैं कि भाई राजा ये जरूर देखता था कि जनता मेरे बारे में आखिर क्या सोचती है। रात्रि को भेष बदल कर जाता था और फिर देखता था कि जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। कई बार ऐसा होता था कि राजा अच्छा हो और उसके जो सैनिक हों वो खराब हो, तो प्रजा को ऐसा लगता था कि दिन के लुटेरे जो होते हैं वो सैनिक होते हैं, रात के लुटेरे डाकू होते हैं। तो जनता में राजा अपनी छवि को देखता था ताकि समय पर उसमें सुधार किया जा सके, जनता कई बार विद्रोह ना कर दे। इन सभी के लिए जनता में राजा की छवि को देखना और समझना काफ़ी ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए जनता में राजा की छवि का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देखा जाता है। अब आता है ग्रामीण क्षेत्र। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व फसल जो भी थी, फसल उपजाने के और फसल को तेज़ी से विकसित करने के क्या तरीके थे। एक तो हलों का प्रयोग, मिट्टी को खोदो और मिट्टी को ज़्यादा भुरभुरा उर्वरक बनाओ और उसमें बीज बो, तब फसल बढ़ेगी। उसके बाद लोहे के फाल वाले हल तो अहम भूमिका निभाते थे। सिंचाई संसाधन हो गए, सिंचाई संसाधन अच्छे रहेंगे तो साफ सी बात है अत्यंत बड़े पैमाने पर कृषि का विकास क्या होगा, बढ़ेगा। साथ ही साथ सिंचाई संसाधन में तालाब, कुएं, नहरें और कई प्रकार के सिंचाई संसाधन बनाए जाते थे, जिससे कि हम देख सकते हैं कि सिंचाई के रूप में लगातार फसलों को निर्मित करना, फसलों को लगातार विकसित करना बहुत ही ज़्यादा विकसित जरूरी था।
साथ ही साथ आपको पता है ये किसान हमेशा से कमर तोड़ मेहनत करने आए। सिंचित और रोपण कृषि में लगातार किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, तो उपज बढ़ाने के तरीके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उस समय तो ज़्यादातर जो मतलब इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का ज़्यादातर जो हिस्सा था वो कृषि था, तो उपज बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान लोगों के होते थे। अब आता है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के ग्रामीण समाज में भिन्नताएं क्या थी। उपज बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि लोग लाभ कमाते थे। भूमिहीन किसान थे, बड़े जमींदार थे, छोटे किसान थे और कुछ वंशानुगत रूप से प्रधान वगैरह भी होते थे। इनको अलग अलग नाम दिया जाता था। घर के जो मतलब एक तरीके से मुखिया होता था उसे गृहपति कहा जाता था, बड़े जमींदारों को वेल्लार वगैरह कहा जाता था। इस तरीके से सभी लोगों को अलग अलग नाम और पद वगैरह दिए जाते थे और ग्रामीण समाज में कई प्रकार की वंशानुगत और पदों के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। अब आता है भूमिदान। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भूमिदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। प्राचीन इतिहासकारों को ये देखा जाता है कि उस समय राजा बड़े पैमाने पर भूमिदान कराते थे। भूमिदान इसलिए कराया जाता था ताकि देखो 2 कारणों से कराया जाता था। एक कि उनकी महानता का उल्लेख दूर दूर किया जा सके, वो भूमिदान करके पत्थरों और अभिलेखों पर लिखवाते थे और उसे यात्री या मतलब जो व्यापारी रास्ते होते थे उस पर गड़वा देते थे ताकि लोगों को पता लगे कि ये राजा कितना महान है। ज़्यादातर ब्राह्मणों को भूमिदान दी जाती थी। कई अभिलेखों पे संस्कृत में ऐसा पता लगता है और पुरुष भूमिदान ज़्यादातर देते थे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त, जिसका विवाह दक्षिण भारत के वकाटक परिवार में हुआ, उन्होंने महिलाओं के अधिकार के बारे में और भूमिदान महिलाएं भी कर सकती हैं इसके बारे में लगातार योगदान दिया है। तो प्रभावती गुप्त का हमें एक अलग उदाहरण मिलता है कि महिलाओं के अधिकारों को भी उस समय किसी ने बढ़ाया। साथ ही साथ किसानों को निम्न वर्गों को भी भूमिदान दिया जाता था ताकि उनकी महानता का उल्लेख हो सके, उनके विचारों का विकास किया जा सके। तो भूमिदान कई तरीके से किया जाता था और भूमिदान कई तरीके से क्या होता था, विकसित होता था। आगे चलते हैं, सिक्के और उनके प्रकार। इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सिक्के बहुत महत्वपूर्ण थे। व्यापार के लिए सिक्कों का योगदान था और सिक्के जो होते थे आध सिक्के होते थे, यानी ढाले गए सिक्के होते थे। धातु को पिघलाकर उन्हें ढाला जाता था और आज की तरह मतलब सांकेतिक या कागजी मुद्रा नहीं थी उस समय। अगर चांदी का सिक्का है तो इम्पॉर्टेंट है, तांबे का है तो उससे कम इम्पॉर्टेंट है, सोने का है तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुदाई के दौरान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कई प्रकार के सिक्के मिले हैं। हर व्यापारी अपने अपने सिक्के जारी करवा देता था। बड़ा व्यापारी होता था तो राजा अपने सिक्के जारी करवाते थे और कई प्रकार के सिक्कों के चित्रण मिले हैं। शासकों के कई प्रकार के वर्गों के चित्रण मिले हैं और कई प्रकार की चीज़ों के सिक्कों पर से चित्रण मिलते हैं। सिक्के वस्तु विनिमय का माध्यम थे। सोने के सिक्के इस समय सबसे पहले कुषाण राजाओं ने चलवाए थे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। रोमन साम्राज्य और कई जगहों से बड़े बड़े जो व्यापार होते थे उसमें सिक्कों का हमें प्रचलन मिलता है। साथ ही साथ तांबे के सिक्के बड़े पैमाने पर हरियाणा और पंजाब के औधेय शासकों ने चलवाए और सोने के सिक्के भी बेहतरीन सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलवाए थे। तो इस तरीके से सिक्के कई प्रकार के होते थे और सिक्कों का अपना ही एक खास महत्व होता था। सिक्कों का कनेक्शन हम राजाओं के साथ भी जोड़ते हैं क्योंकि सिक्के जो होते थे तांबे के, चांदी के और कई प्रकार के सिक्के होते थे। आध सिक्के होते थे, राजा किस पे प्रतिमाएं खुद ही होती थी, कई बार राजाओं के कालखंड लिखे होते थे। इससे ये भी पता लगता था कि कौन से राजाओं का व्यापार कितनी दूरी तक होता है। तो हम इससे राजाओं के सीमांकन, राजाओं के वंशानुगत, उनके कालखंड, विभिन्न चीज़ों का क्या कर सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए सिक्कों का महत्व अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर क्या होता था, देखा जाता था। गुप्त शासकों के बहुत सारे शासक थे जिन्होंने सिक्कों का प्रचलन बड़े पैमाने पर क्या किया, करवाया। अब इस लेसन का जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है अभिलेखों के साक्ष्य की सीमा। यानी जितने भी हमें अभिलेख मिलते हैं उनके साक्ष्यों की कुछ सीमा होती हैं। एक तो वो हल्के, जो भी आप ज़मीन से खोद के निकालोगे उसके कई बार क्या होते हैं, चीज़ें उत्कीर्ण जो की होती है, जो उस पर लिखी होती हैं खोद के वो मिट जाती हैं, ठीक है ना। कुछ अभिलेखों के अक्षर विलुप्त हो जाते हैं। एक तो उनकी भाषा पढ़ना हो तो वैसे ही मुश्किल होता है, जब कुछ अक्षर मिट जाते हैं तो और भी ज़्यादा वो चीज़ें क्या होती हैं, मुश्किल हो जाती हैं। वास्तविक अर्थों को समझना, असल में उस समय का राजा क्या सोचता था, किस तरीके से और किस कंडीशन में उसने चीज़ें लिखवाई हैं, उन वास्तविकताओं को समझना और सोचना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। अभिलेखों से दैनिक जीवन के बारे में पता नहीं लगता कि राजा दैनिक जीवन में कैसा था। वो ज़्यादातर अपनी अर्थव्यवस्था या अपनी अच्छाइयों के बारे में लिखवाता था। राजा के पर्सनल विचारों का भी क्या लगता था, पता नहीं लगता था कि हाँ भाई पर्सनली राजा क्या सोचता है और पर्सनली राजा के विचार कैसे कैसे क्या होते हैं। तो इस तरीके से हमने अध्याय 2 का 3rd पार्ट भी कंप्लीट किया। ये इस अध्याय का लास्ट पार्ट था जो भी हमने इस लेसन को किया। इस अध्याय में 3 पार्ट आ चुके हैं, 1st, 2nd और 3rd। ये इसका लास्ट पार्ट था। इस पार्ट के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है।
और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये इस वीडियो लेसन सीरीज़ का पार्ट 3 था। इस तरीके से हमने दूसरा लेसन अब तक कंप्लीट कर लिया है। तो धन्यवाद। बाकी भी इसी तरीके के हम वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।